नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम क्या चीज़ डिस्कस कर रहे थे। हम डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी को। हम हिस्ट्री की एनसीईआरटी की सीरीज डिस्कस कर रहे थे। इस सीरीज में अब तक हमने 2 चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिए हैं। हिस्ट्री का आज हमारा तीसरा चैप्टर है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ये जो चैप्टर है ये आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, चाहे यूपीएससी की बात करो चाहे स्टेट पीसीएस की बात करो, इसके पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ ऐसी डिटेल बताई गई है जो दोनों एग्ज़ाम के लिए, ये चाहे प्रीलिम की बात करूं चाहे मेंस की बात करूं, दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जो डिटेल दी गई है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो इसे ध्यान से पढ़ना। हम भी कोशिश करेंगे कि एक कहानी तरीके से, एक बिल्कुल सिंपल तरीके से इस चैप्टर को समझे, जिससे क्या हो कि हमें याद भी रह जाए, कोई कन्फ्यूजन भी ना हो, और अगर एग्जाम में इससे कोई क्वेश्चन आता है तो हम आसानी से इसके जवाब है वो दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस अध्याय का नाम क्या है, इस चैप्टर का नाम क्या है। ये 6th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 3 है। चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर, अर्लीस्ट सिटीज़। आरंभिक नगर और अर्लीस्ट सिटी, इसका मतलब ये प्राचीन समय के जो शहर थे, आरंभिक समय के जो शहर थे प्राचीन समय के, उसके बारे में इसमें बात की जाएगी। प्राचीन समय में कौन कौन से शहर थे, जैसे कि हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, उन सब के बारे में बात की जाएगी। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी के तरीके से इसकी शुरुआत बताता हूँ। क्या होता है, आज से ठीक 150 साल पहले, यानी कि टाइमलाइन बताऊँ तो 1850 में, 1850 आसपास का समय है। इस दौरान क्या होता, अंग्रेज अपना जो सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते थे। ठीक है, सामान भेजने के लिए इनको, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए इनको किसकी ज़रूरत थी, रेलवे लाइन की ज़रूरत थी, रेलवे नेटवर्क की ज़रूरत थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेलवे लाइन है वो स्थापित करने का फैसला किया। जब रेलवे लाइन स्थापित करने का इन्होंने फैसला किया तो अलग अलग लोकेशन पर ये रेलवे लाइन है वो बनाने लग गए। जब रेलवे लाइन बनाने लगे तो इसी समय लाहौर और कराची के बीच में भी ये लोग रेलवे लाइन बनाने लगे। जब ये रेलवे लाइन बनाई जा रही थी, इस दौरान ये हड़प्पा नामक एक जगह है, ये जगह आज पाकिस्तान में है। जब ये लोग हड़प्पा पे पहुंचे, ये जगह का नाम क्या है, हड़प्पा। जब ये लोग हड़प्पा पहुंचे, रेलवे लाइन बना रहे थे, इस दौरान हड़प्पा पहुंचे, तब इनको क्या मिलता है, इनको हड़प्पा में से कुछ ईंटें मिलती है। अब इनके 2 इंजीनियर थे। इंजीनियर का नाम क्या था, एक का नाम था जॉन, दूसरे का नाम था विलियम। क्या आपको ये नाम याद रखने हैं? ये नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 इंजीनियर थे, जॉन विलियम नामक। इसके जो नाम है आपको याद नहीं रखने हैं, ये तो बस मैं एक आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। जब ये हड़प्पा पहुँचे तो इनको यहाँ से ईंटें मिलती हैं। अब ईंटें मिली तो क्या खासियत थी इनकी, इन ईंटों की खासियत क्या थी, ये ईंटें एक तो सामान्य ईंटों से बड़ी थी। सामान्य मतलब आज के टाइम की जो ईंटें होती हैं उनकी एक तो साइज होती है वो छोटी होती है। ठीक है, साथ ही साथ में ये मजबूत, जो प्राचीन समय की ईंटें थी जो इनको मिली थी हड़प्पा से, ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी ईंटें, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग ईंटें थी जो आज की ईंटों से बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी। साथ ही साथ में साइज में भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। अब इनको लगा कि इस प्रकार की ईंटें यहाँ से कहाँ से आ सकती है भाई, तो इन्होंने अपने जो उच्च अधिकारी होते हैं, ऊपर इनके भी कोई बॉस होता है, तो इन्होंने अपने बॉस को बोला कि सर हमें भाई इस प्रकार की ईंटें मिली है। अब इनका सर क्या कहता है कि कहाँ मिली है, तो इन्होंने बोला हड़प्पा में मिली है, एक जगह थी, ठीक है, वहाँ से मिली, उस जगह का नाम था हड़प्पा, कि वहाँ से मिली है। तो उन्होंने बोला तो हम मैं क्या करूँ भाई, उस ईंटों का यूज़ करो, रेलवे बनाओ। तो क्या आपको कुछ अलग नहीं लगा, तो कि नहीं, आप तो रेलवे लाइन की जो पटरी बन रही है वहाँ पे इस ईंटों का यूज़ कर लो। तो इन्होंने इतना सीरियस लिया नहीं और इस ईंटों का उपयोग है वो यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ पे तो ये कहानी ख़त्म हो जाती। फिर क्या होता है, 70 साल बाद में, ये 1850 के आसपास की बात है, इसके ठीक 70 साल बाद में, 70 साल बाद में भारत के एक ये थे अपने आर्कियोलॉजिस्ट थे। इन आर्कियोलॉजिस्ट का नाम क्या था, आर्कियोलॉजिस्ट मतलब होता है पुरातत्वविद, पुरातत्वविद मतलब क्या होता है, आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट। इनका नाम क्या था, इनका नाम था दयाराम साहनी। ये नाम याद रख लेना, ये दयाराम साहनी नाम है, ये याद रखना। ये कौन थे, ये एक पुरातत्वविद थे। पुरातत्वविद कौन होते, आर्कियोलॉजिस्ट कौन थे, ऐसा व्यक्ति जो पुराने घर हो, पुराने मकान, पुरानी कोई बिल्डिंग इमारत, पुराने कोई चित्र, पुरानी कोई मूर्तियाँ, पुराने कोई मंदिर, पुरानी कोई हड्डियाँ,
ये जो पुरानी सारी जो वस्तुएं होती हैं, ये लोग क्या करते हैं, इनकी खोज करते हैं, इनके बारे में जांच करते हैं, रिसर्च करते हैं और पता करते हैं कि ये कितनी पुरानी है, क्या खासियत है, कहाँ से है। तो जो पुरानी वस्तुएं होती हैं उनकी जांच करने वाले लोग होते हैं। पूरा का मतलब होता है पुरानी, और तत्वविद मतलब जांच करने वाला। आर्कियोलॉजिस्ट, लॉजिस्ट का मतलब तो जांच करने वाला। जो पुरानी चीज़ों की जांच करते हैं उसे पुरातत्वविद कहा जाता है। तो ये दयाराम साहनी जी थे। ये कौन थे? ये भी एक पुरातत्वविद थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे। तो अब वो भी जाते हैं हड़प्पा में। अब हड़प्पा में गए तो इन्होंने क्या चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे एक ईंटें मिल रही हैं। इन ईंटों की जो साइज है वो सामान्य ईंटों से बड़ी है और ये ईंटें काफ़ी मजबूत है। इसके साथ साथ जब ये यहाँ की खोज करते हैं तो इनको कुछ घर मिलते हैं, कुछ मकान मिलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में इनको क्या मिलते हैं, कुछ मूर्तियाँ मिलती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इनको यहाँ से मिली। जब इनको हड़प्पा से ये सारी चीज़ें मिलती है तब इनके माइंड में एक चीज़ आती है, एक क्वेश्चन आता है, एक सवाल आता है कि भाई इस प्रकार की चीज़ें यहाँ से क्यों मिल रही है, ऐसी क्या खासियतें हैं जब इस प्रकार की चीज़ें यहाँ से मिल रही है। तो जब दयाराम साहनी जी के मन में ये क्वेश्चन आया तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन जो सारी चीज़ें यहाँ से मिलती इसकी जांच की। जब जांच की तब इनको पता चला ये जो वस्तुएं वगैरह यहाँ से मिल रही है ये बहुत ज़्यादा पुरानी है। आज से ठीक 4000-5000 साल पुरानी वस्तुएं हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आज से ठीक 4-5 हजार साल पहले यहाँ पे कुछ लोग रहते होंगे जिन्होंने इस प्रकार के घर बनाए हैं, जिन्होंने इस प्रकार की ये जो वस्तुएं हैं वो बनाई है, मूर्तियाँ बनाई है। जो वस्तुएं वगैरह घर वगैरह यहाँ से मिले हैं ना, ये काफ़ी पुराने हैं। मतलब यहाँ पे कुछ समय पहले लोग रहते होंगे, हजारों साल पहले यहाँ पे लोग रहते होंगे। इन्होंने ये सारे घर वस्तुएं वगैरह बनाई है। उसके बाद में कुछ हुआ होगा, ये लोग यहाँ से चले गए यहाँ से, और ये जो वस्तुएं वगैरह है, घर वगैरह है, मकान है, मूर्तियाँ है, वो सारी यहाँ पे दबी रह गई है। तब इन्होंने एहसास लगाया ये काफ़ी पुरानी है। अब पुरानी है मतलब यहाँ पे कुछ समय पहले यहाँ पे कुछ लोग रहते होंगे। तब इन्होंने एक अंदाजा और लगाया कि ये एक सभ्यता होगी, यहाँ पे कुछ लोग हैं परमानेंट रहते होंगे। तो इन्होंने इस सभ्यता का नाम दिया, चूंकि ये शहर का नाम क्या था, हड़प्पा, तो इस सभ्यता के नाम भी इन्होंने हड़प्पा दे दिया। मतलब इस सभ्यता के नाम पे आगे जितने भी शहरों की खोज हुई वो हड़प्पा के नाम से दी गई। क्यों? क्योंकि सबसे पहला जो शहर मिला था वो हड़प्पा था। तो फिर उसके बाद में जितने भी शहर मिले, जैसे मोहनजोदड़ो मिला है, मोहनजोदड़ो मिला, इसके बाद में लोथल मिलता है, इसके बाद में कालीबंगा मिलता है, ये जितने भी शहर मिले उन सबको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। क्योंकि सबसे पहले जो खोज हुई थी वो हड़प्पा की हुई थी, इसलिए सारे जो शहर थे उनको हड़प्पा सभ्यता कहा। इन्होंने एक अंदाजा लगाया, ये जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा जो शहर है, इसी टाइम में जब ये हड़प्पा की खोज हुई, जिस समय हड़प्पा होगा उस समय कुछ और भी शहर होंगे, जैसे मोहनजोदड़ो, लोथल नाम में कुछ और शहर होंगे। इन शहर सारे को मिला के इन्होंने कह दिया, इन्होंने क्या नाम दिया कि यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता नाम एक सभ्यता होती थी। चूँकि जो सारे शहर थे, यहाँ से एक इंडस रिवर, हमारी जो सिंधु रिवर है ना, वो जाती है, इंडस रिवर जाती है, और ये जो सारे शहर थे वो इसके किनारे थे, इसलिए इन्होंने कहा इसका नाम है सिंधु सभ्यता। इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। साथ ही साथ में इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसे हड़प्पा, ये देखो, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले जिस शहर की खोज हुई थी वो हड़प्पा था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और ये सिंधु नदी के किनारे सारे शहर थे, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो इसके इस प्रकार से नामकरण हुआ। अब हड़प्पा की खोज हो जाती है। हड़प्पा के बाद में एक और शहर मिलता है, उसका नाम है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो कहो या मोहनजोदड़ो कहो। अब ये कहाँ से मिला और खोज किसने की? देखो, इनके एक साल बाद में 1921 में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खोज की थी। तो 1922 में एक और आर्कियोलॉजिस्ट थे, इनका नाम क्या था? इनका नाम था राखल दास बनर्जी। इनका नाम क्या था? राखल दास बनर्जी इनका नाम था। तो ठीक 1922 में जो हड़प्पा की खोज हुई थी उसके एक साल बाद में, 1921 में हड़प्पा की खोज हुई, उसके एक साल बाद में राखल दास बनर्जी नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, एक पुरातत्वविद थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक मोहनजोदड़ो नाम का शहर था, ठीक है, एक शहर था, उसकी खोज की। इन्होंने जब खोज की तो यहाँ से इनको क्या मिलता है? इनको एक ग्रेट बाथ मतलब एक बहुत बड़ा स्नानागार
यहाँ एक बहुत बड़ा बाथरूम मिलता है इनको, यहाँ से एक बहुत बड़ा बाथरूम मिलता है, तो साथ ही साथ में कुछ मृतक भी मिलते, कुछ लोग मरे हुए मिले, उनके भी अवशेष मिले। तो अब ये मृतकों के अवशेष मिले ना, तब इनके नाम पर इन्होंने लिख दिया मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। क्या नाम होता है? मोहनजोदड़ो का मतलब था मृतकों का टीला, यानी कि मंड्स ऑफ डेड, मंड्स ऑफ डेड, ये इसका नाम होता है। तो ये मृतकों का टीला, इस नाम के आधार पे इसका नाम रख दिया मोहनजोदड़ो। और ये किसने रखा? ये नाम रखा था राखल दास बनर्जी ने 1922 में। तो इस प्रकार से मोहनजोदड़ो की खोज हुई। अब हड़प्पा की खोज होगी, मोहनजोदड़ो की खोज हुई। अब हम बात करते हैं कि इसकी विशेषता क्या थी, ये किस प्रकार से नगर है वो बने थे, इन सब की चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस शहरों की विशेषता क्या थी। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, फीचर्स की बात करते हैं, क्या विशेषता थी इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम विशेषताएं, इस शहरों की विशेषता क्या थी, पहला पॉइंट है हमारा। तो इस विशेषता के बारे में बात करें तो इसकी अलग अलग विशेषता थी। जैसे क्या है कि ये जो शहर था वो दो भाग में बटा हुआ था। ये जो शहर था दो भाग में, टू यानी डिवाइड इंटू टू पार्ट, यानी कि मैनी ऑफ दिस सिटीज आर डिवाइड इंटू टू पार्ट। जो ज़्यादातर जो शहर थे इस समय के वो दो भागों में विभाजित थे। दो भाग कौन कौन से? एक भाग था पश्चिम का, एक भाग था पश्चिम का, दूसरा भाग था पूर्व का। एक था ईस्ट, दूसरा था वेस्ट। दो भागों में ये डिवाइडेड था। अब ये दो भाग में डिवाइड था, इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब ये शहर थे, इसमें जो घर थे ना, जो मकान थे, घर थे, वो दो भागों में विभाजित थे। कैसे? ये बात करते पश्चिम की, तो ये देखो ये पश्चिम का भाग है, इसमें इस प्रकार से घर बनाए गए थे। अब इन घरों की हाइट देखो आप, इन घरों की हाइट ऊंची है, इसके चारों ओर दीवारी है, तो ये ऊंचे ऊंचाई पे घर बने हुए थे। फिर एक जगह है पूर्व की, यहाँ पे ये छोटे छोटे घर बनाए गए हैं। ठीक है, छोटे छोटे ऐसे घर बनाए गए हैं। अब इनमें फ़र्क क्या है कि ये है ना काफ़ी ऊंचे बने हुए थे। ये पश्चिम के साइड के जो घर है, पश्चिम के साइड के जो घर है जिसे सिटाडेल कहा जाता था, जिसे सिटाडेल कहा जाता है, ये काफ़ी ऊंचे घर है। एक तो हाइट पे बने हुए, टीलों पे बने हुए हैं, ये काफ़ी सुंदर घर है। ठीक है, यहाँ पे बाथरूम अटैच है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जब हम पूर्व की ओर बात करते हैं तो यहाँ पे ये घरों की हाइट कम है। ठीक है, ये घर इतने सुंदर भी नहीं है। तो ये दो भागों में डिवाइडेड थे। अब ये दो भागों में डिवाइड क्यों हुआ करते थे? तो जब आर्कियोलॉजिस्ट ने ये सारी चीज़ें देखी कि भाई एक साइड के घर है वो बड़े हैं, सुंदर है, ऊंचाई पर बने हुए, दूसरे साइड के नीचे है, इसका कारण क्या है? तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इसका कारण दिया, जो पूर्व के साइड के जो घर है, पश्चिम के साइड के जो घर है, ये जो घर है इसमें राजा महाराजा रहते होंगे, मतलब उच्च वर्ग के लोग रहते होंगे। इसमें उच्च वर्ग के लोग रहते होंगे, इसमें कुलीन वर्ग के लोग रहते होंगे। इसमें उस टाइम के जो, हालांकि राजतंत्र तो नहीं था, बट जो कुलीन लोग थे, जो अमीर लोग थे, वो पश्चिम के साइड में रहते थे, जिनके पास में धन वगैरह होता था। और पूर्व की साइड में कौन रहते थे? तो आम आदमी है वो पूर्व की ओर रहते थे। आम आदमी है वो कहाँ रहते थे? पूर्व की ओर रहते थे। तो ये इसे क्या कहा जाता है? इसे सिटाडल कहा जाता था, सिटाडल। या ये ऊंचे बने होते थे, इनकी विशेषता, ये घर जो ऊंचे बने होते, हाइट पे होते थे, टीलों पे होते थे। और ये जो थे ये नीचे बने हुए थे। ठीक है, और इनकी हाइट भी ज़्यादा नहीं थी, और ये तरीका भी थोड़ा गरीब हो, मतलब ऐसे आप लगता है कि मकान थोड़े सुव्यवस्थित तरीके से नहीं थे। तो ये दोनों में अंतर देखने को मिलता है, पूरा इस साइड के घर के और इस साइड की। यहाँ पे एक इमेज भी है, मैं आपको इमेज से दिखा देता हूँ। ये देखो इमेज, ये पूर्व के साइड के थे जहाँ पे दुर्ग बना हुआ, ये पश्चिम के साइड से निचले घर थे जो ऐसे अलग अलग तरीके से छोटे छोटे बने हुए। तो इस प्रकार से दोनों में ये अंतर देखने को मिलता है। चाहे पूर्व के साइड की बात करें, चाहे पश्चिम के साइड की बात करें, ये जो घर थे इनके चारों ओर दीवारी बनी होती थी। चाहे पूर्व के साइड की बात करो, चाहे पश्चिम के साइड की बात करो, दोनों का साइड में चारों ओर दीवार बनी होती थी। इधर भी दीवार बनी हुई है, इधर भी चारों ओर दीवार बनी होती थी। जो भी घर थे उनके चारों ओर दीवारें बनी होती थी। अब ये जो दीवारें हैं ना, ये पक्की ईंटों की बनी पक्की ईंटों की बनी हुआ करती थी, पक्की ईंटों की बनी थी। जो आज हमें ईंटें मिल रही है ना, जो बहुत अच्छी क्वालिटी की हमने देखा था, हड़प्पा से मिली थी, तो ये उस ईंटों की बनी थी, पक्की ईंटों की। चाहे गरीबों के घर हो, निचले घर हो, चाहे ऊंचे वर्ग के घर हो, दुर्ग घर हो, पूर्व के साइड में हो चाहे पश्चिम की, दोनों ओर के जो घर थे वो पक्की ईंटों से चारों ओर से दीवार बनी थी। ये घर है तो इसके चारों ओर दीवार बनी होगी और वो भी पक्की ईंटों की बनी हुई होगी। ये अंतर हमें देखने को मिलता है। इसकी ईंटें काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी।
इसीलिए तो है ना ये आज भी जो घर की है ना दीवारें वो खड़ी है, क्योंकि ईंटें बहुत मजबूत हुआ करती थी। तो इतने साल, अभी लगभग 4 से 5,000 साल होने को आए हैं, लेकिन फिर भी ये दीवारें टूटी नहीं है। तो आप देख सकते हो कि कितनी मजबूत ईंटें हुआ करती थी उस टाइम में। तो दीवारें बहुत ही ज़्यादा मजबूत हुआ करती थी, इसी कारण तो ये हजारों साल तक खड़ी है। ठीक है, अब दीवारों की चिनाई किस प्रकार से की जाती थी? तो दीवारों की चिनाई भी है ना वो काफ़ी मजबूत तरीके से की जाती थी। ये ईंट यहाँ पे रखी, एक ईंट यहाँ पे रखी, बीच में यहाँ पे चिपकाने के लिए रख दिया, अलग चारकोल वगैरह यूज किया जाता था। फिर एक ईंट इसके ऊपर रखी, ठीक है, फिर एक ईंट इसके ऊपर रखी, फिर यहाँ पे एक और रख दिया, ठीक है, एक ईंट यहाँ पे रखती, फिर यहाँ पे एक और ईंट रखती। तो इस प्रकार से चिनाई की जाती ताकि ये है ना आपस में चिपक के रहे, टूटे ना। तो इस प्रकार से ये घरों का निर्माण करते थे। ईंटों के, दो ईंटों के बीच में एक ईंट रखते थे इस प्रकार से। फिर यहाँ पे ये दो ईंटें, फिर इस प्रकार से, फिर यहाँ पे दो ईंटें हैं तो दो ईंटों के बीच में एक ईंट रखते थे, फिर इसके बीच में ये ईंट रखते थे। तो ऐसे घर को बनाया जाता ताकि ये है ना दीवार है वो टूटे नहीं, काफ़ी मजबूती से ये चिपके हुए रहे। इस प्रकार से निर्माण किया जाता था जिससे ये लंबे समय तक खड़ी रहे। फिर बात करें कुछ शहरों की, तो ये शहर कहाँ देखने को मिलते हैं? आज के टाइम में पाकिस्तान में ये शहर देखने को मिलते हैं, हमारे गुजरात में भी है, राजस्थान में भी इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है, हरियाणा में भी देखने को मिलता है, यूपी में भी देखने को मिलता है। तो इन राज्यों में ये जो शहर है उस समय के उसके देखने को मिल जाते, अवशेष देखने को मिलता है। जैसे गुजरात में धोलावीरा है, ठीक है, लोथल है, राजस्थान में कालीबंगन है, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग शहरों में देख, पाकिस्तान में भी है, मोहनजोदड़ो है। तो अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में इनके अवशेष देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग जगहों पर देखने को मिलते हैं। एक इमेज भी यहाँ पे है, उसमें देख लो कहाँ कहाँ कौन कौन सा शहर था। ये हमारी कौन सी रिवर है यहाँ पे देख लो, एक बार मैं जूम कर लेता हूँ इसको, एक बार रुकना, ये मैंने जूम किया इसको, ठीक है। अब देखना इसको तो और क्लीन से आपको दिखेगा, अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे ये रिवर कौन सी है, ऊपर जा रही सिंधु रिवर, ऊपर से आ रही, ये रही इंडस रिवर है, ऊपर से आ रही है। ये झेलम, चेनाब, रावी, सतलज वगैरह है ना, ये सारी नदियाँ हैं। तो यहाँ पर देखो ये रहा मोहनजोदड़ो, ठीक है। ये शहर कौन सा है, मोहनजोदड़ो। ध्यान से देखना, आगे इसके बारे में बार बार चर्चा होगी तो आप कंफ्यूज मत करो। मोहनजोदड़ो यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर ये कौन सा है, चहुंदड़ो, ये भी पाकिस्तान में है, ठीक है। ये चहुंदड़ो सिंध में है, ठीक है, सिंध पाकिस्तान में ना, वहाँ पर है। यहाँ पर है धोलावीरा, ये हमारे गुजरात में है, ये धोलावीरा है। यहाँ पर ये लोथल है, ये भी गुजरात में है, यहाँ पर ये लोथल है, ठीक है। ये अलग अलग रिवर बह रही है। यहाँ पे कालीबंगन, ये राजस्थान में है, ये देखो। ये हरियाणा, यहाँ पे बनावली है, ये राखी गढ़ी है पंजाब हरियाणा के आसपास में। तो ये सारे शहर जो उस टाइम में थी। ये यहाँ पे हड़प्पा है, ये पाकिस्तान में है, रावी नदी है ना, इसके किनारे में बसा हुआ हड़प्पा शहर है, ठीक है। तो ये इनके अवशेष है, ये पता होना चाहिए कौन सा शहर है वो कहाँ पे। यहाँ पे ये सूत कांगड़ा डोर है, ये पाकिस्तान में ये सूत कांगड़ा डोर है, ठीक है। ये आमरी है, ये भी प्राचीन शहर है आमरी काफ़ी। ये नागेश्वर है, तो ये थोड़ा प्राचीन, लेकिन ये ज़्यादा है मेन। कालीबंगन है, राखी गढ़ी, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, फिर ये सूत कांगड़ा डोर है, चहुंदड़ो है, धोलावीरा है, ठीक है। ये लोथल है, ये काफ़ी प्राचीन शहर हुआ करते थे, ठीक है। ये गणेशवार है। तो इसके बारे में ये वहाँ पे कोट दीजिए है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सा शहर है, कहाँ पर स्थित है, ठीक है। इसके बारे में एहसास होना चाहिए। अब हम बात करते हैं ये जो शहर है यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं देखने को मिली है। मतलब यहाँ से अलग अलग जो शहर है, जो प्राचीन समय के शहर है, यहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई है, इन चीज़ों का नाम याद रखना। यूपीएससी प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ से क्या चीज़ मिली थी और उस समय में कौन कौन सी चीज़ें मिली थी। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर यूपीएससी पूछते कि क्या उस टाइम में से मुनके मिले थे, ठीक है, क्या हाथी दांत मिले थे, क्या घोड़े के कोई अवशेष मिले थे, इस प्रकार से यूपीएससी है वो क्वेश्चन पूछ सकती है। तो आपको एहसास होना चाहिए, आप है ना लिंक कर सकते हो। अगर मैं बता दूं कि यहाँ से घोड़े के अवशेष मिले थे, यानी कि घोड़े के खुर मिले थे, तो आप अंदाजा लगा सकते हो हाँ घोड़े के खुर है, इसका मतलब है कि घोड़े के अवशेष भी होंगे, इसका मतलब उस समय में घोड़ा भी होगा। तो ऐसे लिंक कर सकते हो। तो क्या क्या चीज़ें मिलती, इसे थोड़ा ध्यान से देखना। तो इस समय क्या क्या चीज़ें मिलती है, सबसे पहले मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र थे। क्या क्या चीज़ें मिलती हैं यहाँ से, बात करें वस्तुओं की तो मिट्टी के काले बर्तन, मिट्टी थी उसकी कैसे रंग के बर्तन थे, काले रंग की। मैं काले रंग की पेन लेके बताता हूँ तो और याद रहेगा। ये मिट्टी है, इसके काले रंग से ऐसे बर्तन बनाए गए थे, ठीक है। अब ये काले रंग के बर्तन बनाए गए थे, इस पे कैसा चित्र था, ये बर्तन का कलर तो क्या था, लाल कलर था। एक बार रुको, बर्तनों का कलर तो लाल हुआ करता था, एक बार रुकना है ना, हाँ बर्तनों का कलर तो लाल हुआ करता था, बट इस पे जो चित्र बने थे वो काले रंग के थे। तो ये लाल रंग का बर्तन है, ठीक है, ये लाल रंग का बर्तन है।
अब इस पे चित्र किस कलर के थे, तो वो थे काले कलर के। तो ये देखो, ये अलग अलग प्रकार की पेंटिंग है इस पे बनी हुई है, ये पेंटिंग बनी हुई है, ये पेंटिंग बनी हुई है, तो ये किस प्रकार की, काले कलर से बनी हुई है। तो ये फर्क था उस टाइम में कि यहाँ पे मिट्टी के बर्तन मिले जो लाल कलर के थे और इस पे काले रंग के चित्र बनाए जाते थे। तो ये चीज़ याद रखना कि किस प्रकार, किस कलर के मिट्टी के बर्तन बने थे, किस कलर का यूज़ किया जाता था। इससे एक हमें चीज़ पता चलती कि इस समय रंग का भी उपयोग किया जाता था, कलर्स का भी यूज होने लग गया था। तो ये चीज़ का हमें आइडिया लग गया। ठीक है जी, इतनी चीज़ समझ में आई। उसके बाद में हमें पत्थर के बांट भी मिलते हैं। पत्थर के बांट, बांट मतलब क्या होता है, जब हम वेट करते हैं ना, कोई किलो वगैरह की बात करते हैं, कोई हमें वेट करना होता तब हम क्या करते हैं, बांट का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा गाँवों में क्या होता, तुल्ला होता था। ठीक है, ये एक ऐसे होता था, एक में ऐसे, इसमें चीज़ रखते थे, इसमें बांट रखी जाता था, तो दोनों का वेट वगैरह कितना वो उस चीज़ का पता चलता था। तो इसे बांट है। अब ये बांट कैसे होते थे, तो ये पत्थरों का बांट बनाए जाते थे, पत्थरों का उपयोग करके बांट बनाए जाते थे। यानी कि एक लिमिट एज, मतलब आप ये बात समझ लो कि जैसे कि अभी क्या कर, अभी भी कहीं बार गाँव में आप देखोगे तो ये 5 किलो का यहाँ पे बांट रखा और सामने 5 किलो का पत्थर रख दिया। फिर फ्यूचर में ये जो पत्थर था इसका उपयोग 5 किलो के बाट के रूप में किया जाएगा। तो ये भी गाँवों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो पत्थर थे ना उनका उपयोग बांटों के रूप में किया जाता था, ताकि जब किसी भी वस्तु की, जब आपको तोलना होता था, किसी भी वस्तु का वेट बताना होगा कि कितने किलो की है, तो उसके लिए ये पत्थर के बांटों का उपयोग किया जाता था। तो अगर आपको कोई पूछे क्या उस समय वेट वगैरह किया जाता था या नाप जाता था, तो हाँ, क्योंकि हमें पत्थर के बांट मिले हैं, इसका मतलब है उस समय वस्तुओं का जो माप तोल वगैरह वो सारी चीज़ें चलती होगी। ठीक है, इसके अलावा हमें मुहरें मिलती हैं। तो हमें क्या देखा पहले कि हमें बर्तन मिलते हैं, कलरफुल बर्तन मिलते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमने क्या मिले, पत्थर के बांट मिलते हैं, पत्थर के बांट हमें मिलते हैं। फिर तीसरी चीज़ क्या, मुहरे। मुहरे क्या होती है, आप कहीं पे देखो कोई स्टाम्प वगैरह बनवाने जाते हो तो वहाँ पे इस प्रकार की सील लगाई जाती है। तो ये सील ही क्या है, ये मुहर है। ये सील लगाई जाती है ना, किसी भी स्कूल वगैरह में आपने देखा होगा, थप्पा लगाया जाता है। थप्पा कहाँ है, थप्पा थप्पा बताओ, तो वो थप्पा ये है। कि एक दो मूवी में कहा जाता है ना कि थप्पा कहाँ लगा है, बताओ हिंदू मुस्लिम कौन है, थप्पा बताओ, तो ये थप्पा ये है। ठीक है, तो वहाँ पे मुहर या सील लगाई जाती थी। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि बर्तन मिले थे, अलग अलग कलरफुल, पत्थर के बांट का उपयोग किया जाता था, मुहर या सीलों का भी उपयोग किया जाता है। ये जो सील होती थी या मुहरें होती थी, इसका उपयोग कहाँ किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल के लिए, ये मेरे पास में कोई लेटर या फिर कुछ भी वस्तु है, इसको मेरे को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजना है। तो अब मैं मानूंगा अगर ऐसे भेजा तो कोई भी चोरी भी कर सकता है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें चीज़ डाली, फिर इस पेपर को चिपका दिया और यहाँ पे सील लगा दी। अगर ये सील लगी हुई चलेगी, बिना किसी इसको तोड़ फोड़ के चली गई, तो इसका मतलब है वस्तु सेम टू सेम चलेगी। अगर ये सील टूटी हुई है, मतलब यहाँ पे सील लगाई थी, अगर ये फटा हुआ है, तो इसका मतलब है इसका मिसयूज हो गया है, इस वस्तु का दुरुपयोग हो गया चुका है, बीच में से किसी ने चीज़ें निकाल दी है। इसके लिए सील का उपयोग किया जाता था। एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए, एक सुरक्षा के लिए सील का उपयोग किया जाता था। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई, मुहरें समझ में आई। उसके बाद में मुनके भी मिले हैं। अब मुनके क्या होते हैं, मुनके देखो क्या होते हैं, एक प्रकार के धातु हुआ करते थे, स्पेशल प्रकार के बीड्स हुआ करते थे। तो एक धातु प्रकार के होते थे, मेटल्स होते थे, जिसका उपयोग भी लेन देन के लिए किया जाता था, काफ़ी सौंदर्य के लिए भी इसका उपयोग किया जाता होगा। ठीक है, तो मुनके भी मिले थे यहाँ से, मनके जिसे कहा जाता, मुनके मनके मनके। ठीक है, ये आइटम भी यहाँ से मिली थी। उसके बाद में यहाँ पे तांबे के, कॉपर के भी कुछ टूल मिले हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर है वहाँ से कॉपर के भी कुछ टूल मिले हैं। और पत्थर के लंबे ब्लेड भी देखने को मिले। ये पतला सा पत्थर था, इसका उपयोग ब्लेड के रूप में किया जाता था। इसका मतलब यहाँ पे चक्कू वगैरह की व्यवस्था उस समय हुआ करती होगी। तो पत्थर के ब्लेड भी देखने को मिले हैं, पत्थर के ब्लेड भी यहाँ से मिले। तो ये चीज़ें है वो यहाँ से मिली थी। तो इन चीज़ों के बारे में आपको अंदेशा होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है जी, इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। ये देखो, ये चीज़ें मिली थी, मिट्टी के लाल बर्तन मिले थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें उस समय हमें मिली थी। अब हम बात करते हैं ग्रेट बाथ के। ग्रेट बाथ क्या है, ग्रेट बाथ काफ़ी लंबे, ये बहुत अच्छे से इसके बारे में जानना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक बार मैं इसको करता हूँ जूम, फिर ध्यान से देखो इस ग्रेट बाथ को। ये जूम हो गया, अब इसको ध्यान से देखो, ये बना है ग्रेट बाथ। अब ये कहाँ से मिला, सबसे पहले ये मिला है मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो
जोदड़ो से मिला है। ठीक है, क्या विशेषता है इसकी? ये मोहनजोदड़ो से ये मिला है ग्रेट बाथ, इसकी विशेषता क्या है? सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये बीच में क्या बना हुआ है? एक कुंड बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक कुंड बना हुआ है। अब इस कुंड में क्या हुआ होता होगा? यहाँ से कुएं होंगे, वेल होंगे, कुएं मतलब वेल, समझते हो ना, कुओं से इसमें पानी भरा जाता होगा। ठीक है, अब इसमें पानी में ये देखो यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है, इसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। अब इस समय जो लोग रहे होंगे, जो कि उच्च वर्ग के लोग रहे होंगे, क्योंकि ये जो मिला है ना ग्रेट बाथ वगैरह, ये कहाँ मिला है? जहाँ पर किले बने हुआ करते थे। हमने देखा था एक पूर्व का घर है, एक पश्चिम साइड के घर बने हुए। ये पश्चिम साइड के जो घर है ये काफ़ी ऊंचे हैं, और यहाँ पे कौन रहते थे? उच्च वर्ग के लोग रहते थे। तो ये जो ग्रेट बाथ मिला है ये कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। और वहाँ पे भी जो पश्चिम की साइड है, जहाँ पर ऊंचे घर हुआ करते थे, बड़े लोग रहते थे, अमीर लोग रहते थे, तो ये वहाँ पर मिला है। इसका मतलब है ये लोग है ना, अमीर लोग, वो इसका उपयोग नहाने के लिए करते होंगे, वो भी विशेष ओकेजन पर, कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार होंगे ना, उस समय इसका उपयोग किया जाता होगा। अब यहाँ पे पानी डाला जाता होगा इससे, फिर ये सीढ़ियाँ हैं, इससे नहाने जाते थे। फिर जब ये बाहर आ जाते थे, पानी गंदा हो जाता था, तो यहाँ पे नीचे से पानी को बाहर निकालने की भी व्यवस्था हुआ करती थी। मतलब पानी को बाहर निकालने की भी यहाँ पे व्यवस्था हुआ करती थी। तो ये चीज़ भी आप नोटिस करना कि उस समय व्यवस्था थी वो काफ़ी एडवांस लेवल पे हुआ करती थी। ये आप एक बार यहाँ पे देख लो, ग्रेट बाथ, इसको ध्यान से देखो। ये ग्रेट बाथ आपने देख लिया, इस प्रकार का ग्रेट बाथ बनाया था। कहाँ था? ये पश्चिम की साइड में जो घर थे, उच्च वर्ग के लोगों के घर थे, वहाँ पर ये देखने को मिलता है। अब यहाँ पे पानी भरा जाता होगा, ये जो लोग हैं सीढ़ियों से नहाने जाते होंगे, नहा के पानी जब गंदा हो जाता था तो इसे बाहर भेजने की भी व्यवस्था थी, पानी को खाली करने की भी इसमें व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो कुछ लोग है बड़ी बड़ी दुर्गों हैं, वहाँ पर ये देखने को मिलता था। ठीक है, मोहनजोदड़ो से ये मिला है, और ये महान स्नानागार इसे कहा जाता है, ग्रेट बाथ भी इसे कहा जाता है। ठीक है, कैसे बनाया गया? ये ईंटों से बनाया गया। ये देखो किस प्रकार से बनाया गया, ईंटों से। एक तो ये चीज़ याद रखना, कहाँ से मिला है? पश्चिमी घरों की ओर से मिला है, पहला पॉइंट ये याद रखना। दूसरा, ईंटों से बना हुआ है। तीसरा, इसमें सीढ़ियाँ हैं, ये पॉइंट है, ये याद रखना, सीढ़ियों से बना हुआ। चौथा, इसमें पानी कहाँ से आता होगा? पानी कुओं से इसमें डाला जाता है, कुएं जो आसपास में हुआ करते होंगे वहाँ से इसमें पानी ले जाया जाता होगा। तो ये चीज़ भी याद रखना। उसके अलावा पानी को निकालने की, निष्कासित करने की, अगर टैंक में पानी भर गया है, इसकी एक समय के बाद में जब पानी खराब हो जाएगा तो बाहर भेजने की व्यवस्था थी, तो हाँ, बाहर भेजने की भी व्यवस्था हुआ करती थी। ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। अब ये पानी है वो इसमें से तुरंत खाली ना हो जाए, ऐसे जैसे पानी डाला तुरंत खाली हो जाए। अगर मिट्टी का बना होगा तो तुरंत पानी रिसाव हो जाएगा। तो बट इसके लिए क्या किया गया था? इसके लिए नीचे है वो ईंटें बिछाई गई थी, चारों ओर ईंटें बिछाई गई थी, जिससे क्या होता, पानी है वो रिसाव नहीं होता था, पानी सोख नहीं जाता होगा। आप खुद देख लो, मिट्टी में जब पानी डालोगे तो वो उसका सोख हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। बट इसमें भी अगर ऐसा होता तो नीचे चला जाता। बट इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ईंटें लगा दी, यहाँ पे ऐसे इस प्रकार से ईंटें लगा दी। अब ये पानी भरोगे तो वो पानी सूखेगा नहीं, ऐसी भी इसमें व्यवस्था की गई थी। बाद में इस पर चारकोल जो होता है ना, चारकोल, उससे प्लास्टर कर दिया गया था। ठीक है, ताकि ईंटें बिछाई, उस ईंटों के ऊपर चारकोल से प्लास्टर कर दिया, जिससे ये ग्रेट बात है उसका पानी सूखे नहीं। दोनों ओर से इसके सीढ़ियाँ बनी हुई थी ताकि इंसान इधर से भी जा सके, इधर भी आ जा सके, ये व्यवस्था थी। पानी भरने की भी व्यवस्था की गई थी, कुओं से पानी इसमें लाया जाता था और इसमें पानी डाला जाता था। ये एक विशेष प्रकार के नागरिक थे, जो अमीर हुआ करते थे, उनके उपयोग में लिया जाता था। साथ ही साथ में उच्च वर्ग के लिए हुआ करता था, और इसके अलावा विशेष ओकेजन, कोई महत्वपूर्ण त्यौहार वगैरह होता है, उस दिन इसका उपयोग किया जाता है। ये चीज़ आपको याद रहेगी ग्रेट बाथ के बारे में। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये ग्रेट बाथ के बारे में यहाँ पे यही चीज़ लिखी कि इस तालाब बनाने की ईंटें वगैरह भी व्यवस्था थी, प्लास्टर किया गया था, पानी रोकने की भी व्यवस्था की गई थी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। और कौन लोग आते थे? जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो यहाँ पे नहाने के लिए आया करते थे। अब हम बात करते हैं हड़प्पा के स्थलों से प्राप्त साक्ष्यों के बारे में। एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम हड़प्पन साइट्स। जो हड़प्पा के साइट्स हैं, अलग अलग साइट है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, कालीबंगा है, वहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम किस शहर के बारे में बात करेंगे? वो हम बात करेंगे कालीबंगा के बारे में। सबसे पहले कौन से शहर के बारे में बात करेंगे? तो सबसे पहले हम बात क्या कर रहे हैं, हम के हड़प्पा के जो नगर है, हड़प्पा के स्थल है, वहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली है से प्राप्त साक्ष्य। हड़प्पा के जो स्थल है वहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, क्या क्या
एविडेंस मिले हैं। ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एविडेंस की सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले हम कौन से शहर की बात करते हैं? कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। पहला पॉइंट, ये कहाँ पर है? राजस्थान में। यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से अग्निकुंड मिला है। क्या मिला यहाँ से? यहाँ से अग्निकुंड मिला है। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान से है। यहाँ से क्या मिला है? अग्निकुंड। अग्निकुंड क्या होता है सर? क्या मतलब है? अग्निकुंड का मतलब होता है फायर, फायर अल्टर्स। फायर अल्टर्स क्या होता है? फायर अल्टर्स मतलब क्या होता है? फायर अल्टर्स का, फायर अल्टर्स का मतलब होता है यज्ञ। एक मिनट रुको, ये क्या है? यज्ञ है, बीच में अग्नि जलाई हुई है। यहाँ पे एक पंडित जी बैठे हैं, ठीक है, वो इसमें क्या घी डाल रहे हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा घी डाल रहा है, ये व्यक्ति बैठा घी डाल रहा है, ये व्यक्ति बैठा घी डाल रहा है। ये जो बीच में बना हुआ क्या? यज्ञ। तो यहाँ से अग्निकुंड मिले हैं, फायर ऑल्टर्स मिले हैं, यज्ञ की मतलब अब ये फायर ऑल्टर्स मिले हैं, इसका मतलब इस समय में यज्ञ किए जाते होंगे। अब देखो कैसे, अगर आपको डायरेक्ट यही पूछेगा यूपीएससी कि क्या से क्या चीज़ें मिली थी, अगर वो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या हड़प्पा सभ्यता के टाइम में वहाँ पर यज्ञ किए जाते होंगे, क्या इसका कोई साक्ष्य है कि उस समय यज्ञ किए जाते होंगे, तो हम कहेंगे हाँ, इस समय है वो यज्ञ किए जाते थे। जब हड़प्पा सभ्यता का टाइम था, जब सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम था, तब यज्ञ की प्रथा है वो स्टार्ट हो गई थी। कैसे पता चलता है? क्योंकि हमें यहाँ से कालीबंगा से हमें क्या मिलता है? हमें फायर अल्टर्स मिलते हैं। क्या मिलता है हमें? फायर अल्टर्स मिलते हैं, हमें अग्निकुंड मिलते हैं। जब हमें अग्निकुंड मिले तो संभवत है कि यहाँ पे लोग क्या करते होंगे? अग्निकुंड में हवन किया करते होंगे, यज्ञ किया करते होंगे। ठीक है, याद रहेगी। इसके अलावा बड़े बड़े शहर लाइक कौन सा? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, और साथ ही साथ में कौन सा? एक और शहर है लोथल। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। ये जो शहर थे, यहाँ से अन्नगार भी मिले हैं। क्या मिला? यहाँ से अन्नगार मिले हैं। अन्नगार मतलब क्या? बड़े बड़े भंडार मिले हैं जहाँ पर अन्न को इकट्ठा करके रखा जा सकता है। ये जो बड़े बड़े शहर थे, यहाँ पे क्या मिला है? बड़े बड़े अन्न के भंडार मिले हैं। ऐसे भंडार बने हुए मिले हैं जिसमें अन्न को इकट्ठा करके रखा जा सकता है। बड़ी बड़ी कोठियाँ मिली है जिसमें क्या किया जाता होगा? इन कोठियों में अन्न को सुरक्षित रखा हुआ जाता होगा। क्योंकि जब ये कोठियाँ मिली ना, तो इसके अंदर से चावल वगैरह के बीज भी मिले हैं। जब यहाँ से चावल वगैरह के बीज मिले तो एहसास लगाया गया, एक अंदाज़ा लगाया गया कि यहाँ पे ये जो कोठियाँ वगैरह है, इसका उपयोग अन्न को इकट्ठा करने के लिए, भंडारण करने के लिए किया जाता होगा। जब आज भी आप कहीं गाँव में देखोगे तो इस प्रकार की कोठियाँ देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसका उपयोग है वो भंडारणों में किया जाता होगा, अन्न को इकट्ठा करने में किया जाता होगा। याद रहेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं आगे। आगे हम बात करेंगे अलग अलग फीचर्स, उसकी विशेषताओं के बारे में, अलग जो चीज़ें हैं उसकी विशेषताओं के बारे में। जैसे कि भवनों की क्या विशेषता थी, इस टाइम में जो भवन हुआ करते थे, बिल्डिंग्स होती थी, इमारतें होती थी, इनकी क्या विशेषता थी। साथ ही साथ इस टाइम में क्या होते थे? नाले, ठीक है, उनकी क्या विशेषता हुआ करती थी। सड़कों की क्या विशेषता होती थी, इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इमारतों की, भवनों के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। हाउसेस के बारे में बात करते हैं। हाउसेस, भवन के बारे में बात करते हैं। तो क्या लिखा है भवन के बारे में, क्या बात की गई थी हड़प्पा सभ्यता में। तो यहाँ पे जो नगर थे ना, ये आमतौर पर एक मंजिला भी हुआ करते थे और बहुमंजिला यानी कि 2 मंजिला भी हुआ करते थे। 2 मंजिला, यहाँ पे मिटा दो इसको, 2 मंजिला भी हुआ करते होंगे। क्या कहना चाहता हूँ मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ग्रहों के बारे में बात करते होंगे, घर के बारे में, जब मैं घर के बारे में बात करता हूँ तब घरों की विशेषता क्या थी। जब घरों के बारे में बात करें तो विशेषता ये है कि घर 1 मंजिला भी हुआ करते थे, 1 मंजिला भी हुआ करते थे और 2 मंजिला भी हुआ करते थे। आज हम घमंड करते हैं कि हमने क्या किया, घर बनाया। कितने मंजिले बनाए? 2 मंजिले घर बनाया। तो आप घमंड मत करो साहेब, ये चल रहा है आज से 4000 साल पहले की बात हो रही है। तो यहाँ पे भी 2 मंजिला घर बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर भी 2 मंजिला घर बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा एडवांस हुआ करते होंगे, क्योंकि 2 मंजिला घर बनाना, इसका मतलब नीचे जो घर बना है वो इतना मजबूत हो कि ऊपर वाला घर है, ऊपर वाला मकान है, उसके ऊपर टिक सके। ठीक है, तो ये व्यवस्था भी देखने को मिलती है। वहाँ पर 1 मंजिला भी घर होते थे, 2 मंजिला घर के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है जी, इतनी चीज़ याद रहेगी। ओके जी,
अब एक मंजिला और दो मंजिला की विशेषता तो हमें पता है कि घर एक मंजिला भी हुआ करते थे, दो मंजिला भी। पर इसके अलावा एक और विशेषता थी कि घर किस प्रकार से बनाए जाते थे। तो घर के बीच में ये आंगन है, ठीक है, इसके चारों ओर मकान थे। ये आंगन है बीच में, इसके चारों ओर ऐसे मकान बनाए गए, ठीक है। दो कमरे यहाँ हैं, दो कमरे यहाँ हैं, दो कमरे यहाँ हैं। और ये क्या, ये आने वाले रास्ता है। पोल होती है ना, पोल। पोल मतलब क्या होता है, ये जो मकान बने हैं यहाँ से ये आने की जगह है, ठीक है, आने की जगह है। तो बीच में ये भी जगह है ना, यहाँ पे भी बनाया हुआ है। हालांकि आने की तो जगह है, गेट तो है यहाँ पे, बट यहाँ पे छत डाली हुई है। तो ये इस प्रकार से है। एक बार अलग इमेज बना देता हूँ ताकि आपको क्या दिक्कत ना हो। ये एक आंगन है बीच का, घर का आंगन है। तो एक मकान इधर है, एक मकान इधर है, एक मकान इधर है। अब यहाँ से जो आने की व्यवस्था होती थी ना, तब यहाँ बीच में भी इस प्रकार से बनाया जाता था, एक छत डाल दी जाती थी। तो आप आंगन में आओ, फिर आप यहाँ से यहाँ घुस जाओ, ये मकान है, इधर भी कमरा बना हुआ है, इधर भी कमरा बना हुआ है। तो इस प्रकार से चारों ओर आंगन, बीच में आंगन और चारों ओर कमरे बने हुए करते थे। इस प्रकार की व्यवस्था हुई करती थी। आज तो देखो अलग सिस्टम अलग अलग जगह होता है, लेकिन उस टाइम में ये सिस्टम हुआ करता था। आज भी कई घरों में ये सिस्टम देखने को मिल जाता है। बीच में घर है और चारों ओर से क्या है, बीच में आंगन है और चारों ओर से कमरे बने हुए होते हैं, ठीक है जी। ये व्यवस्था देखने को मिलती है। तो घरों की क्या विशेषता है, सबसे पहले दो मंजिला घर है। क्या विशेषता है, दो मंजिला घर है, साथ ही साथ में बीच में आंगन है, बीच में क्या आंगन बना हुआ है और चारों ओर कमरे बने हुए, चारों ओर कमरे बने हुए हैं। तो ये घरों की जो व्यवस्था है वो देखने को मिलती है। तो याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। घरों की विशेषता क्या है, घरों की विशेषता ये है कि ये एक मंजिला या दो मंजिला होते थे। घरों के बीच में आंगन है, चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक स्नानागार यानी कि बाथरूम भी हुआ करता था। अधिकांश जो घर थे वहाँ पर एक बाथरूम हुआ करता था जो कि सेपरेट हुआ करता था। ये घर बना हुआ है, यहाँ से दूर ये एक बाथरूम बना हुआ होता है। आज तो हम देखेंगे कि घरों के अंदर टच बाथरूम होता है, अटैच बाथरूम हुआ करता है, ठीक है। जहाँ पे किचन है, किचन के पास में ये सब आज तो अटैच देखने को मिल जाते हैं, पर उस टाइम में अटैच नहीं हुआ करते थे। घर अलग बना हुआ है और बाथरूम अलग बना हुआ है, बट व्यवस्था जरूर हुआ करती थी। बाथरूम की व्यवस्था जरूर हुआ करती थी, ठीक है। स्नानागार की व्यवस्था जरूर हुआ करती थी। तो आज भी इतने टाइम के बाद में मोदी जी को एक स्कीम लेके आना पड़ता है। कौन सी, स्वच्छ भारत स्कीम लेके आना पड़ता है, जिसके तहत हर घर में बाथरूम बनाए जा रहे हैं। और हम कहाँ का पढ़ रहे हैं, हम आज से 4000 साल पहले के पढ़ रहे हैं। तब भी लोगों में घर बनाने के साथ साथ में बाथरूम की व्यवस्था हुआ करती थी। तब एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि आज के लोगों को या आज की जो शहर है उसको कैसे सीखा जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता के जो शहर है या इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर है, उनसे कैसे सीखा जा सकता है, ठीक है। तो सीखने के लिए क्या किया जा सकता है कि जहाँ व्यवस्था हमें 4000 साल पहले देखने को मिलती है, कैसे कि हमें घर किस प्रकार से बने हुए देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, किस प्रकार से घर हमें देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ में हमने ये चीज़ देखा कि घर है वो उनके पास में क्या बाथरूम भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो घर कैसे सुव्यवस्थित तरीकों देखने को मिल रहे हैं। ये आगे और चीज़ें पढ़ेंगे तब हम डिटेल में देखेंगे। तब ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि हड़प्पा सभ्यता से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से आज के शहरों को क्या सीखना चाहिए। तब हम देखेंगे ये काफ़ी सुव्यवस्थित तरीके से बनाए गए हैं, काफ़ी प्लान तरीके से बनाए गए, मैनेज तरीके से बनाए गए हैं। आगे हम और भी देखेंगे, लेकिन अभी ये घरों की विशेषता भी देखो। घर भी काफ़ी मैनेज तरीके से बनाए गए, काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग करके घर भी बनाए गए हैं। तो इस चीज़ को ध्यान से देखना कि घर के बीच में ये क्या है, बीच में आंगन है, चारों ओर कमरे हैं, एक बाथरूम अलग से बनाया गया है। ये व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। आज के टाइम में गवर्नमेंट को एक स्कीम लानी पड़ती है, बट उस टाइम में बिना किसी स्कीम के भी इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है, ठीक है। कुछ घरों में कुएं भी होते थे जिनका उपयोग है वो पानी के लिए किया जाता होगा। तो सम हैड्स वेल्स टू सप्लाई वाटर, कुछ घर होते हैं, ठीक है, वहाँ पर सप्लाई करने के लिए कुएं भी हुआ करते थे, ठीक है। ये विशेषता आपको याद रहेगी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं ईंटों की चिनाई किस प्रकार से होती होगी। ईंटों की चिनाई के बारे में अभी हम बात कर रहे थे कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात कर रहे थे कि वहाँ पे जो ईंटों की जो दीवारें बनाई गई है वो काफ़ी मजबूत है। काफ़ी मजबूत क्यों है कि उनकी जो चिनाई है वो अच्छे से की गई है। अब कैसे चिनाई की जाती होगी, ये देखो यहाँ पे एक ईंट चढ़ी गई है, ये मैं इसको बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है। ये एक ईंट यहाँ पे लगाई गई है, ये एक ईंट यहाँ पे लगाएगी, बीच में चारकोल वगैरह, अभी सीमेंट भरी जाती है तो उस टाइम में भी चारकोल वगैरह होता है वो भरा जाता होगा, ठीक है। फिर इसके ऊपर ये ईंट लगा दी, फिर यहाँ पे ये जगह है, यहाँ पे ईंट लगाई, इसके ऊपर ये ईंट लगा दी है, बीच में ये चारकोल भर दिया,
तो इस प्रकार से ईंटों की चिनाई होती है। यहाँ पे ये देखो इस प्रकार से ईंटें लगाई, एक ईंट, दो ईंटों के ऊपर एक ईंट, तो इस प्रकार से चिनाई की जाती होगी ताकि ये लंबे समय तक टिके रहे, टूटे ना, काफ़ी मजबूत तरीके से चिनाई की जाती होगी। तभी तो हमें 4-5 साल, 4000 साल हो गए, 5000 साल हो गए, तभी भी ये खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तो आज के घर है वो 100 साल में टूट जाते हैं, पर ये तो 4-5 हजार साल हो गए। तो मजबूत इस वजह से है कि इनकी चिनाई की तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत हुआ करता था, याद रहेगा। अब हम बात करते हैं नालों के बारे में। हमने घरों के बारे में बात की, घरों की क्या विशेषता थी? घरों की विशेषता ये थी कि बीच में आंगन था, चारों ओर से कमरे बने हुए थे। फिर हमने बात की थी, फिर यहाँ पे एक बाथरूम भी अलग से बना हुआ करता था। साथ में हमने बात की थी कि कुआं भी बना हुआ करता था। ये कुआं है, ये क्या है? ये स्नानागार है, ठीक है। ये क्या है? ये आंगन है। ये क्या? आंगन के चारों ओर कमरे बने हुए हैं। फिर हमने बात की थी घर है वो 1 मंजिला भी हुआ करता था और 2 मंजिला भी हुआ करता था, ये चीज़ भी विशेषता देखी थी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं नालों की क्या विशेषता हुआ करती होगी। नाले मतलब होता है ड्रेन, ड्रेनेज सिस्टम। जो पानी है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, गंदा पानी है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इसके लिए नाले बनाए जाते हैं, ड्रेनेज बनाए जाते हैं। आज भी अपन ड्रेनेज सिस्टम देखते हैं। अब ये विशेषता देखना और आप बताना कि आज के टाइम में क्या विशेषता है और उस टाइम में क्या हुआ करती थी। तो ऐसी चीज़ है वो हम लिख सकते हैं। जब मेंस में कोई क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा से हम क्या सीख सकते हैं, तो ये चीज़ है ना, जो ड्रेनेज व्यवस्था है, जो नालों का सिस्टम है, जो पानी को निकालने का सिस्टम है, अपशिष्ट पानी को घरों से बाहर निकालने का जो सिस्टम है, ये हम कहाँ से सीख सकते हैं? तो ये हम हड़प्पा से सीख सकते हैं। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम के लोग हैं उनसे हम सीख सकते हैं। अब क्या विशेषता थी? तो यहाँ पे एक मैं घर बना के आपको समझाता हूँ कि विशेषता इनकी यह हुआ क्या करती थी। देखो यहाँ पे ये क्या है? एक घर बना हुआ है, ठीक है। ये एक घर बना हुआ है, ये गंदा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, मेरे से ऐसे ही बनता है, ठीक है। ये घर है। अब यहाँ पे एक, मान लो कि यहाँ पे एक बाथरूम बना हुआ है, ये बाथरूम बना हुआ है। यहाँ पे क्या? कुआं बना हुआ है। कुएं का पानी कहाँ आएगा? बाथरूम में आएगा, बाथरूम से आप नहाओगे। अब यहाँ पे एक क्या होता था? ऐसे ये क्या बना हुआ है? ये नाला बनाया हुआ है। क्या है ये ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है, नाला बनाया हुआ है। यहाँ से पानी इधर आया। अब ये किस प्रकार से बनाया जाता था? ये ऐसे ढलान में बनाया जाता था। हमेशा नाला है इस प्रकार से बनाया जाता था। जिस साइड में ऊपर है, जहाँ से पानी आ रहा है वो साइड ऊपर होगी, जहाँ जा रहा है वो नीचे होगा। ऐसे ढलान में होता है। ढलान में होने का फ़ायदा क्या है? पानी ईजिली एक जगह से दूसरी जगह जाए। आज के टाइम में हम देखते हैं नालों में ही पानी भरा रहता है। क्यों रहता है? नाले ऐसे होते हैं, समतल होते हैं, ठीक है, समतल होते हैं, तो पानी आगे जाएगा नहीं, तो यहाँ पे भरा हुआ रहेगा। पर उस टाइम में क्या हुआ करता था? जो नाले हैं ना, वो ऐसे ढलान में बनाए जाते थे, जिससे क्या होता, पानी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चला जाता था। तो पहली विशेषता ये है कि कई नगर हैं, कई जो घर हैं, घरों के पास में ऐसे नाले बने जाते थे। अब ये नाले हैं, वो जो नाले कैसे ढके हुए करते थे। नाले तो है ही, आज हम देखते हैं खुले नाले हैं, बट उस टाइम में ऐसे ढके हुए करते थे। इसके ऊपर ईंटें लगाई जाती थी, तो नाले ढके हुए हुआ करते थे। साथ ही साथ में जो नाले थे वो कैसे ढलान में बने हुए थे, ऐसे स्लोप था इसका, देखो ऐसे स्लोप बना हुआ करते थे। तो ढलान में नाले बना हुआ करते थे, जिससे क्या होता था कि सीधे सीधे पानी है वो निकल जाए। अब ये जो आगे जाके पानी क्या करता था, ये तो छोटा छोटा घर से आ रहा है, यहाँ पे ये बड़ा नाला है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा कि आप ये घर से एक नाला जा रहा है, ठीक है, ये गली में से गया, यहाँ पे एक बड़ा नाला आया, इसमें ये मिल गया, अब ये पानी इसमें बहेगा, ठीक है, बहता बहता आगे जाएगा। फिर यहाँ पे एक बड़ा नाला आएगा, ये पानी इसमें मिल जाएगा। तो इस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो ये व्यवस्था उस टाइम में भी थी। घरों के पास पतला नाला आ रहा है, फिर ये पतला नाला कहाँ मिलेगा, यहाँ से एक बड़ा नाला आ रहा है उसमें मिलेगा, फिर ये बड़ा नाला एक और बड़े नाले में मिलेगा, और फिर आखिरकार ये पानी है वो लास्ट जब जहाँ पहुँचाना होगा, जहाँ पे अपशिष्ट पानी को रखना होगा, वहाँ पे ही चला जाता है, ठीक है। तो ये व्यवस्था भी देखने को मिलती है। तो घरों की जो नालियाँ थी उसको सड़कों से जोड़ दिया जाता है। सड़कों से कैसे? ये तो हमारा घर है, ठीक है, यहाँ से ये नालियाँ जा रही है और इसके ये पास में सड़क है, ये पास में ऐसे सड़क बनी हुई है। तो सड़कों के पास में से पानी आज भी टाइम में है, सड़क के पास में तो पानी जा रहा होता है, ढलान में होता है पानी साथ साथ में जा रहा होगा। तो ये व्यवस्था उस टाइम में भी देखने को मिलती है। सड़कों के पास में ये जो नाले देखने को मिलते थे, नाले ढके हुआ करते थे, और आगे जाके ये नाले हैं वो बड़े नाले में मिल जाते थे। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको याद रहेगी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत भी होनी नहीं चाहिए, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। अब नालों में से क्या गंदा पानी निकालना होता है, या कभी कभार क्या होता है, ये नाले हैं ना ऐसे जा रहे हैं, कभी कभार बीच में क्या कचरा फंस जाता है,
कचरा फंसने से क्या होता है, कचरा फंसने से पानी है वो आगे नहीं जा पाता है। तब हमने देखा होगा बीच में ऐसे गटर बने हुए होते हैं, ऐसे ढक्कन वो डला हुआ होता है। अब ये जो ढक्कन डला हुआ होता है इसका मतलब क्या है, अगर ये पानी की व्यवस्था है, कभी ऐसा कुछ हो जाता है कि पानी अटक जाता है, इसको खोलो और बीच में जाओ, ठीक करके आ जाओ। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मैन होल कहा जाता है। ये आज के टाइम में भी देखने को मिलता है, कई मूवीज़ में भी आपने देखा होगा कि हीरो है वगैरह इससे बाहर निकलता है, गाड़ी को उड़ाता है, फिर वापस अंदर चला जाता है। तो ये क्या जगह होती है, ये मैन होल होती है। तो ऐसे ये देखो, ये क्या बना हुआ है, एक पाइप डली हुई है, मतलब एक वैसे बना हुआ है जिससे ड्रेनेज सिस्टम है, नाला वगैरह बना हुआ है। अब यहाँ पे एक पाइप वो डला हुआ है, ढक्कन डला हुआ है। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत आई तो इस ढक्कन को उठाओ, अंदर जाओ, ठीक करके आओ, फिर वापस बाहर आ जाओ। इस प्रकार की व्यवस्था उस समय भी देखने को मिलती थी। ठीक है, तो ये एक योजनाबद्ध तरीके से, एक प्लानिंग तरीके से बनाया गया था, काफ़ी ज़्यादा बहुत तरीके से प्लान तरीके से बनाया गया था। तो हम क्या सीख सकते हैं, हम आज के टाइम में देखने को मिलता है, अलग अलग सिटीज़ में देखने को मिलता है, जब थोड़ी सी बारिश होती है हमारे ये नाले होते भर जाते हैं, पूरा जो पानी है वो घरों में आ जाता है, ड्रेनेज सिस्टम में पूरा नष्ट हो जाता है। हम बार जब भी बारिश होती है, हर बारिश में हम देखते हैं कि गाड़ी डूब रही है, बाइक तैर रही है। वो क्यों तैर रही है, क्योंकि हमारे पास में ड्रेनेज सिस्टम है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इस वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो हम क्या सीख सकते हैं हड़प्पा के लोगों से, कि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए, जो सुव्यवस्थित तरीके से होना चाहिए, ढका हुआ होना चाहिए जो भी नालियाँ वगैरह है, ताकि गंदगी न फैले। एक मैन होल होना चाहिए, जब कभी दिक्कत आए तो उसे ठीक किया जा सकता है। ये सारी व्यवस्था की जा सकती है, ये सारी चीज़ें हैं वो उस समय से हम सीख सकते हैं। ठीक है जी, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आगे बात करते हैं नगरीय जीवन के बारे में। ये नालों के बारे में बात लिखी गई, सीधी लाइन में था, यहाँ पे ढलान बनाई जाती थी ताकि पानी आसानी से फ्लो हो सके, एक जगह से दूसरी जगह जा सके। बड़े नालों में ये मिल जाते थे। वेरी ऑफ्टन ड्रेनेज इन द हाउस वेरी कनेक्टेड दोज स्ट्रेट स्लमर ड्रेन इनटू बिगर ड्रेन, मतलब यहाँ से जारी है, आगे बढ़ा उसमें ये मिल जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं नगरीय जीवन के बारे में। लाइफ ऑफ सिटीज़, जो शहर थे उनका जीवन क्या था, तो जो शहर के जो लोग थे, नगरीय लोग थे, उनका जीवन किस प्रकार से हुआ करता होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। बात करें यहाँ के लोगों के नगरीय जीवन के बारे में, ठीक है, लाइफ ऑफ सिटीज़ के बारे में बात करें तो हड़प्पा के जो नगर थे वो काफ़ी वहाँ पे हलचल रहती थी, लोग बड़ी संख्या में रहते थे, काफ़ी ज़्यादा वो सिटीज़ थी, मतलब अच्छी वेल डेवलप्ड सिटीज़ थी। आज भी हम देखते हैं कि बड़े शहरों में जब जाते हैं ना, आप मुंबई जाओ, ठीक है, मुंबई तो काफ़ी एडवांस है, लेकिन उसके सामने तो हड़प्पाई मुंबई तो था ना। टाइम कब की बारे में बात हो रही, 4000 साल पहले की बात हो रही। तो मुंबई जाओ, दिल्ली जाओ, ठीक है, तो ये शहर में काफ़ी हलचल देखने को मिलती है। तो सेम इसी प्रकार से जब हम हड़प्पा के बारे में बात करते हैं तो हड़प्पा में भी हलचल देखने को मिलती थी, लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुआ करते थे, तो बड़ी हलचल हुआ करती थी। यहाँ पर लोग रहते होंगे जो नगर में खास प्रकार के योजना बनाने में जुटे रहते थे। अब क्या होता है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आज हम बात करते हैं नगर निगम की बात करते हैं। ठीक है, नगर निगम वगैरह जो भी सिस्टम होता है जो नगर को मैनेज करते हैं, तो उस समय भी एक व्यवस्था हुआ करती थी। एक इस प्रकार की कुछ व्यवस्था होगी या फिर इस प्रकार की कुछ संस्था होगी जो कि क्या करती होगी, जो कि नगरों को मैनेज करने का काम करती होगी। अब ये हमें कहाँ से पता चलता है कि इस प्रकार की व्यवस्था होगी उस समय, कि क्या नगर निगम नगर पालिका उस टाइम में होगी। तो हो सकता है कि नगर पालिका नगर निगम नाम न हो, बट ऐसी कोई व्यवस्था तो होगी जरूर जो इतने बड़े नगर को मैनेज कर रही होगी। और ये कैसे पता चलता है, क्योंकि हमने अभी देखा नाले हैं उसमें से पानी सही से जा रहा है, ठीक है, साथ में भी उनकी साफ सफाई भी अच्छे से चल रही है, बाथरूम वगैरह है वो भी अच्छे से है। जो पूरा शहर है एक प्लानिंग तरीके से बना के, एक प्लान तरीके से, काफ़ी मैनेज तरीके से बनाया है। जब इतनी पूरी सिस्टम है एक मैनेजिंग तरीके से चल रहा है, इसका मतलब वहाँ पे कोई तो ऐसा ग्रुप है, कोई तो ऐसी संस्था है जो इनको मैनेज कर रही है। बिना मैनेजमेंट के तो इतना अपने आप से तो काम हो नहीं रहा है। ठीक है, इस तो ऐसा मतलब नहीं सारे लोग समझदार है, सारे लोग इक्वल है, इक्वल नहीं। हमने देखा था कि कुछ लोग गरीब भी है, कुछ लोग हैं वो पिछड़े भी हैं, गरीब भी है, मतलब तो वो थोड़े लोअर आ जाते हैं, कुछ अब अपर में भी आ जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिली थी। तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी संस्था भी रही होगी जो इन सारे शहर को मैनेज करने का काम करती होगी, जो सारी सिस्टम मैनेज करती होगी, कैसे शहर डेवलप किए जाएंगे, कैसे सारी व्यवस्थाएं होगी, कैसी सड़कें होगी, सड़कें चौड़ी कितनी होगी, पतली कितनी होगी, नालों की व्यवस्था कैसी होगी, इन सबको मैनेज करने के लिए एक पूरी व्यवस्था होगी, एक पूरा सिस्टम होगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में नगर को मैनेज करने के लिए कोई संस्था हुआ करती होगी, क्या इसको मैनेज करने के लिए
कोई ऐसा ग्रुप होगा जो इनको मैनेज करता होगा। जैसे आज के टाइम में नगर निगम होता है, नगर पालिका होती है, वैसे भी क्या कोई उस टाइम में होता होगा। तो हम कह सकते हैं हाँ, इतना बड़ा शहर था, उसे मैनेज करने के लिए कोई ना कोई अथॉरिटी, कोई ना कोई संस्था जरूर रही होगी जो इनको मैनेज करती होगी। ठीक है। अब ये जो मैनेज जो अथॉरिटी है, संभवतः हो सकता है ये शासक हो सकता है ये राजा हो सकता है ये कोई ऐसी बॉडी भी हो जिसे गवर्नमेंट ने, लोगों ने चूज किया हो, चुनाव करके कुछ लोगों को बिठा दिया गया हो कि आप जाके आप जाके मैनेज करो इसको। आज के टाइम में भी तो होता है ना, कुछ लोगों को हम इलेक्ट करके भेजते, ऐसी भी व्यवस्था हो सकती है। हो सकता है कुछ पैसे वाले रसूखदार लोग हो, वो भी ये सारे काम कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हैं वो पॉसिबल हो सकती है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग हैं वो लिपिक हुआ करते होंगे। अब लिपिक क्या होता है, एक वर्ड आया यहाँ पे लिपिक। कुछ लोग यहाँ पे लिपिक हुआ करते होंगे। लिपिक मतलब ऐसे लोग होते हैं जो लिखने का काम करते हैं। क्या करते हैं लोग, ऐसे लोग होते हैं जो लिखते हैं या फिर मुहरे बनाते हैं। जो ऐसे लिखने वाले लोग हैं या फिर मुहरे बनाने वाले लोग हैं, इन लोगों को क्या कहा जाता है, इन्हें लिपिक कहा जाता है। तो लिपिक कौन होंगे, जो लिखने वगैरह के काम करने वाले लोग हैं उन्हें लिपिक कहा जाता होगा, उन्हें स्क्राइब कहा जाता होगा। इस प्रकार की भी व्यवस्था देखने को मिली होगी। अब ये कैसे पता चलता है, क्योंकि हमें यहाँ से सील देखने को मिली है, हमें यहाँ से मुहरे देखने को मिली है। ठीक है। जब हमें मुहरे, सील वगैरह देखने को मिली है, साथ में हमने देखा था कि एक जगह से दूसरी जगह वस्तुओं को भेजना हो, ट्रांसपोर्टेशन करना हो, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने देखा था वस्तुओं के ऊपर सील लगाई जाती होगी। जब ये सील लगाई जा रही है, इसका मतलब कोई ना कोई तो वस्तु होगा जो सील को, कोई ना कोई व्यक्तियों का समूह होगा जो सील बना रहा है। तो ये जो लोगों का समूह है, इसे लिपिक कहा जाता है। तो अगर आपको कोई पूछे लिपिक लोग कौन थे या लिपिक क्या था, या यूपीएससी प्रीलिम में पूछे लिपिक शब्द किससे संबंधित है, तो लिपिक शब्द है वो प्राचीन भारत में, जब हम बात करते हैं एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम की बात करते हैं, तो इस समय में एक लोगों का ग्रुप होगा जो लोग सील बनाने का काम करता होगा, मुहरे बनाने का काम करता होगा, लिखने का काम करता होगा, तो इन सबको लिपिक कहा जाता होगा। ठीक है। तो लिपिक आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा शिल्पकार भी रहे होंगे। यहाँ पर शिल्पकार कौन होते हैं, जो शिल्प बनाने का काम करते हैं, जो मूर्तियां बनाने का काम करते हैं, ये लोग भी यहाँ पे, जिसे कहा जाता है क्राफ्ट पर्सन। क्या कहा जाता है, जिसे क्राफ्ट पर्सन भी कहा जाता है। ये क्राफ्ट पर्सन भी देखने को मिल गए। जरूरी नहीं कि क्राफ्ट पर्सन जो थे, शिल्पकार थे, वो मेल हो, मतलब आदमी हो, औरतें भी हैं, वो भी ये काम कर सकती है। तो औरतें और आदमी दोनों ही शिल्पकार की भूमिका निभाते थे, क्राफ्ट पर्सन की भूमिका निभाते थे। और ये भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं कि कई प्रकार की चीज़ें देखने को मिली हमें, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे उद्योग भी रहे होंगे, इंडस्ट्री भी रही होगी, जहाँ पर मूर्तियाँ बनती होगी, जहाँ पे सील्स बन रही है, जहाँ पे क्या हुआ, मुहरे बन रही है, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। ठीक है। साथ ही साथ में लोग लंबी लंबी यात्राएं भी करते होंगे। अब यात्राएं क्यों करते होंगे, क्योंकि एक जगह की वस्तुएं हमें दूसरी जगह पर देखने को मिली है। हमें देखा था कि हड़प्पा की जो वस्तु है हमें लोथल में देखने को मिली है, लोथल की वस्तु हमें कालीबंगा को देखने को मिली है। तो मतलब इनके बीच में काफ़ी दूरी है, एक राजस्थान में है, एक यूपी में है, एक बिहार में, एक राजस्थान में है, एक हरियाणा में है, एक पाकिस्तान में है। ठीक है। एक अपने कहाँ है, पंजाब में है, ये गुजरात में है। तो इनके बीच में इतनी दूरियां हैं, जब वो वस्तुएं वहाँ पर देखने को मिल रही है, गुजरात की वस्तुएं पाकिस्तान को देखने को मिल रही है, इसका मतलब ये है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे, ट्रैवल करते होंगे। अब ये ट्रैवल क्यों करते होंगे, लोग एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट के लिए, चीज़ों को खरीदने के लिए, चीज़ों को बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे। साथ ही साथ में व्यापार करने के लिए जाते होंगे एक जगह से दूसरी जगह, साथ ही साथ में घूमने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो लोग हैं वो ट्रैवल करते हैं। कई मिट्टी के खिलौने भी इस टाइम में देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमें उस समय देखने को मिलती है। एक इमेज की सहायता से आप देख लो, ये इस प्रकार से नाले बनाए जाते थे, नाले ढके हुए हुआ करते थे, जो एकदम सीधी रेखा में हुआ करते थे। तो ऐसे नाले देखने को मिले हैं, कुएं भी हमें देखने को मिले हैं। ये देखो दीवारें हैं वो ईंटों से बनाई गई है। ठीक है। ये डबल मंजिला में घर भी देखने को मिले, नीचे घर ऊपर घर भी देखने को मिले हैं। सड़कें भी चौड़ी चौड़ी काफ़ी हैं, वो सड़कें भी देखने को हमें मिली है। ये सारी जो व्यवस्था देखने को मिली है। ये जो स्ट्रेट है, एक गली बनी हुई है, ये कहाँ की है, ये मोहनजोदड़ो की गली है। कहाँ पर ये बनी हुई है, मोहनजोदड़ो जो सिटी है वहाँ की ये बनी हुई स्ट्रेट बनी हुई है। इसके बारे में ये इमेज बताया गया है। ठीक है जी, इतनी चीज़ें आपको याद रहेगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब हम बात करते हैं नगरों और शिल्पों के बारे में बात करते हैं। नगर किस टाइप के थे, शिल्प क्या थे, किस टाइप के थे, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो अगर बात करें नगर और शिल्पों की, तो पहले नगर क्या है, नगर मतलब सिटीज। शिल्प क्या मतलब, शिल्प का मतलब होता है क्राफ्ट, ठीक है। नगर भी बसते हैं, उस पर नए प्रकार के शिल्प देखने को मिलते हैं, क्राफ्ट देखने को मिलते हैं। अब ये नगर क्या होते हैं, शिल्प क्या होते हैं, किस प्रकार के देखने को मिलते हैं, इसके बारे में अगर बात करें तो देखो क्या होता था कि ऐसी चीज़ें मिली हैं हमें जो जैसे कि पत्थर, शंख, ठीक है, पत्थर मिला है, शंख मिला है, साथ ही साथ में यहाँ पे सोने, चांदी, कांसा, इन सब धातुओं की हमें वस्तुएं देखने को मिली है। ये जो सारी धातु हैं इसकी हमें वस्तुएं देखने को मिलती है। सोना है, चांदी है, ठीक है, और हमें क्या मेटल मिला है, हमें कॉपर मिला है, हमें ब्रॉन्ज मिला है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से देखने को मिली है। अब जब ये सारी चीज़ें यहाँ से देखने को मिलती है, इसका मतलब है कि इन चीज़ों को कोई बनाता भी होगा। तो अगर आपको कोई पूछे क्या हमें गोल्ड के अवशेष है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिले हैं, तो हाँ, हमें सोने के भी अवशेष मिले हैं, चांदी के भी अवशेष मिले हैं, कांसे के भी अवशेष मिले हैं, तांबे के भी अवशेष मिले हैं, हमें शंख भी इस समय से मिला है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अगर कोई भी पूछ ले आपको किसी भी एग्जाम में, तो ये सारे अवशेष हमें यहाँ से मिलते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना कि कौन सी सभ्यता से कौन सी चीज़ें मिलती है। तो यहाँ पे पत्थर भी है, शंख भी है, सोने, चांदी, कांसा, तांबा, सबके अवशेष यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि ये लोग हैं सोने से भी वाकिफ थे, चांदी से भी थी, कांसे से भी वाकिफ थे, ये लोग इनके बारे में जानते होंगे। तो कोई ऐसे भी घुमा के भी क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है, क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं वो गोल्ड के बारे में जानते होंगे, तो हाँ, हमें जो गोल्ड के अगर अवशेष मिले हैं इसका मतलब है कि ये लोग गोल्ड के बारे में जानते भी होंगे, ठीक है जी। अब ये जो सारी चीज़ें मिली हैं, गोल्ड है, सोना है, चांदी, तांबा, जो भी चीज़ें मिली है, इनका उपयोग क्या किया जाता होगा, इनका उपयोग बर्तनों में किया जाता होगा, ठीक है, इनका उपयोग है वो बर्तन बनाने में किया जाता होगा, साथ ही साथ में इनका उपयोग है वो गहने बनाने में, सोना चांदी का उपयोग गहने बनाने में, तांबे वो कांसे वगैरह का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता होगा, और साथ ही साथ में इनका उपयोग अमूल्य धातु बनाने में भी किया जाता है, धातु होती उनका उपयोग भी किया जाता होगा, ठीक है जी। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें मिली हैं एक बार चीज़ों को भी देख लो। ये देखो इस प्रकार के हमें आभूषण देखने को मिले हैं, ठीक है, ये देखो आभूषण देखने को मिले हैं। ये कहाँ से मिले, ये बाट है, बाट के बारे में बात कर रहे थे जो वेट करने के लिए, तो ये वेट करने वाले बाट है, ठीक है। ये ब्लेड्स, ये पत्थर है, उसके जो ब्लेड्स के बारे में बात की थी, तो ये पत्थरों के ब्लेड देखने को मिले, इस प्रकार के थे। और ये क्या है, ये गहने देखने को मिले हैं। तो इस टाइम में गहने की भी व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। कुछ हमें पत्थरों के भी अवशेष मिले हैं, हमारे पास हमें जो पत्थरों की बनी हुई मुहरें भी देखने को, ये है पत्थर से बनी हुई मुहरें, ठीक है। इसमें पत्थर जो मुहरें हैं इनमें पत्थरों का उपयोग किया जाता है। कुछ मुहरें हमें ऐसे भी मिली है जो जानवरों से बनी हुई है, आयताकार मुहरें बनी है जो जानवरों की जो हड्डियाँ वगैरह होती हैं उनका भी हमें अवशेष देखने को मिली है। और कुछ मुहरें हमें ऐसे मिली है, ये इन पे जानवरों के चित्र बने हुए होते हैं। ये मुहर है, इस पे जानवर का इमेज बना है, किस पे हिरण है, वो एक सिंग वाला हिरण है, उसकी इमेज भी देखने को मिली है, ठीक है जी। तो ये सब इसके बारे में है। अब हम कल क्या देखेंगे, आज हमारा चैप्टर पूरा होता है, कल का जो चैप्टर है कल हम बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो है इसके बारे में बात करेंगे, हम हड़प्पा के बारे में बात करेंगे, थोड़ा और डिटेल में यहाँ जो सिटीज़ है उसके बारे में बात करेंगे, जो जैसे कि यहाँ पे मोहनजोदड़ो है उसकी क्या विशेषता थी इसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पे जो हड़प्पा सिटी है इसके बारे में बात करेंगे, थोड़ी बहुत हम धोलावीरा के बारे में बात करेंगे, थोड़ी बहुत लोथल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इन सिटीज़ के बारे में दी हुई है, इसके बारे में हम कल थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। तो कल हमारा ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। मिलते हैं कल एक नए अध्याय के साथ में, तब तक आप अपना ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।